जो दुनिया भर के देश हैं वो लामबंद हैं, वो अपनी प्रतिक्रियाएं स्पष्ट दे रहे हैं। पश्चिमी देशों ने इजरायल का साथ दिया है, इस्लामिक देशों में से कई हमास के साथ खड़े हैं। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है। हम आपको बताते हैं कि अगर युद्ध का स्तर और बढ़ा तो दुनिया इस समय किस तरह की नजर आ रही है। आखिरकार वही हुआ जिस बात का दुनिया को डर था। रात के अंधेरे में इजराइल ने गाजा पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरा इलाका कांप उठा। इन हमलों की थरथराहट पूरी दुनिया में महसूस की जाने लगी। पूरा का पूरा इलाका देखते ही देखते बमों और मिसाइलों के धमाकों से कांपने लगा। आज पूरी दुनिया की नजरें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अगले निर्णय पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि युद्ध विराम होगा या फिर गाजा पर कब्जे के बाद इजराइल की सेना रुकेगी। कि आखिर नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर चंद घंटों में गाजा पर चारों तरफ से अटैक करने के पीछे मंशा क्या है? इस युद्ध ने एक बार फिर से दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की घड़ी में इजराइल के साथ है। ब्रिटेन भी इजराइल को समर्थन दे रहा है। फ्रांस भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि इजराइल को बदला लेने का हक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वही किया। इजराइल की सेना ने रात के अंधेरे में हमला किया, अपने नागरिकों पर हुए हमले का बदला लिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास का अंत किए बिना नहीं रुकेंगे। सेना इसी ऑर्डर पर गाजा के कोने कोने पर धावा बोल रही है। प्लान एकदम क्लियर है। लाल रेखा को आतंकियों ने लांघा है, लिहाजा प्रचंड रण होकर रहेगा। अब इजराइल के इस एक्शन का विरोध भी हो रहा है। ईरान खुलकर हमास की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है और इजराइल के एक्शन का विरोध कर रहा है। सऊदी अरब ने इजराइल को संयम बरतने की सलाह दी है। पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा है, समर्थन किया है। टर्की भी इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। जिस तरह से आप वर्ल्ड सिचुएशन आज देख रही हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात कर ली है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के संग। वो उनको हर हाल में सपोर्ट करते हैं। आपने ये भी देख लिया कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है, और वो सब इजराइल के साथ हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आपने इधर से देख लिया भारत भी इजराइल के फेवर में ही बोल रहा है। सऊदी अरेबिया इजराइल के फेवर में है। उसी वजह से शायद ये कैटलिस्ट हुआ है कि लड़ाई शुरू हुई है। उधर आप देख रही हैं ईरान जो है उसका एक अलायंस सा बन गया है रशिया के साथ। अभी रशिया ईरान साथ में जा रहा है। अगर वो बढ़ा आगे तो शायद चाइना उसके संग मिल सकता है। मेरा ये एक किस्म से मेरे दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि क्या ये उसी प्रकार के अलायंसेस बन जाएंगे जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन के अंदर बन रहे हैं। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि हमास को हथियार ईरान से मिले हैं। ईरान ने ही ट्रेनिंग दी। ईरान में हमास के हमले के बाद लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और जबरदस्त आतिशबाजी हुई। वही हाल टर्की का भी रहा। यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। इजराइल और हमास के जंग के बीच लेबनान का हिजबुल्लाह भी कूद गया है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि उसने 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे हैं। इजराइल की सेना अब हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों से साथ साथ लड़ रही है। इजराइल ने फिलिस्तीन को चेतावनी जारी करके अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। हमास को समर्थन चाहे जो करे, लेकिन इस बार अंजाम ऐसा होगा कि अगले 50 सालों तक हमास याद रखेगा। आज तक ब्यूरो। हमास यानी हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, ये फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है। विश्व इसको एक आतंकी संगठन के नाम से जानता है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना था। शनिवार को इजराइल में सुबह 7 बजे से ही सायरन बजने लगे और ये सायरन तब बजते हैं
जब इजराइल के ऊपर हवाई हमला होता है। इजराइल के लोगों ने जब आसमान की ओर देखा तो हमास के सैकड़ों आतंकी पैराशूट से उतर रहे थे और हाईवे पर आतंकियों का कब्जा था। इजराइल के अलग अलग शहरों और गांवों में आतंकियों ने घुसकर जबरदस्त गोलीबारी की। सैकड़ों इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हो गई। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमास क्या है और उसने इजराइल पर हमला क्यों बोला। 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही अरब मुल्कों में नाराजगी बढ़ी। जॉर्डन, मिस्र, सीरिया सभी अरब मुल्क फिलिस्तीन के सहयोगी थे। 1964 में इजराइल का मुकाबला करने के लिए फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ का गठन हुआ। यासिर अराफात 1990 तक पीएलओ के लोकप्रिय नेता थे। यासिर अराफात की पार्टी का नाम फतह पार्टी था, जिसने 1996 में गाजा और वेस्ट बैंक में हुए पहले चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। गाजा और वेस्ट बैंक के इलाके को फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तौर पर जाना जाता है, जहां सरकार चलाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीनियों के पास है। 2004 में अराफात की मौत के बाद फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी और फतह पार्टी का कंट्रोल महमूद अब्बास के पास गया। 2005 में चुनाव हुए तो वेस्ट बैंक में फतह पार्टी को जीत मिली, मगर गाजा पट्टी में हमास जीत गया और यहीं से फिलिस्तीन पर हमास का कंट्रोल बढ़ता चला गया। उन्नीस 1980 में जब हमास की स्थापना हुई थी, तब से इस गुट का चुनाव पर कम, बंदूक का ज्यादा भरोसा था। यरूशलेम को लेकर हमेशा ये गुट इजरायली सैनिकों से भिड़ता था, इसलिए हमास से एक बार नहीं कई बार 1980 के बाद से इजराइल और हमास में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। गाजा में हमास के लाखों समर्थक हैं। वेस्ट बैंक के इलाकों में भी हमास की फिलहाल अच्छी पकड़ है। अब सत्ता में भी हिस्सेदारी होती है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों का फतह पार्टी पर कम, हमास पर ज्यादा भरोसा है। इजराइल को हमास ने बहुत दर्द दिया। इजराइल उस दर्द की कीमत हमास को खत्म करके वसूलना चाहता है और उसी दिशा में कार्रवाई कर रहा है। यानी जंग तब तक चलेगी जब तक इजराइल एक एक नागरिक के खून और आंसू का बदला नहीं ले लेता। जंग अगर लंबी खींची या इसमें सक्रिय रूप से दूसरे देश भी शामिल हुए तो इसका क्या असर पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। हमास ने जंग के दौरान इस लड़ाई को अंत तक ले जाने का ऐलान किया था। इजराइल ने जवाब में हमास के अंत तक लड़ने की घोषणा की, यानी जंग अभी और भड़केगी। लेकिन देखना यह है इसमें अब कि ये युद्ध अब आगे कैसे चलेगा। अगर ये युद्ध लेबनान की तरफ से खुला और खुलने की बहुत आशंका है। मैं लेबनान बॉर्डर में खुद देखकर भी आया हूं कि वहां पे टेरेन किस प्रकार की है, कहां पर सेटलमेंट वो एक तरफ से इजरायली टेरिटरी से नजर भी आते हैं, तो वहां भी एक चलेगा। अब टैंक्स भी आप दिखा रही हैं कि चलने शुरू हो गए, लेकिन अभी तो आपने ड्रोन्स नहीं देखे। अगर ईरान इसको सपोर्ट करता है तो ड्रोन्स भी बड़ी जल्दी नजर आने शुरू हो जाएंगे। और ड्रोन्स की जो काबिलियत है वो आप देख ही रही हैं कि यूक्रेन में कैसे हुई, अजरबैजान में किस तरह से हुई है। ये सब चीजें और दिन पे दिन बढ़ेंगी। इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा और हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाता है। हमास ने इस बार काफी नुकसान पहुंचा दिया है, जिसमें लेबनान का भी सक्रिय समर्थन रहा। इजराइल के टैंक अभी ही लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स भी मुस्तैद है, यानी अभी तबाही और होनी बाकी है। इस्लामिक देश एक एक करके हमास के पक्ष में जुट रहे हैं और यूरोपीय देश इजराइल का साथ देने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। अगर ये समर्थन युद्ध में सक्रिय भूमिका तक बढ़ा तो ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हर देश और हर इंसान पर असर पड़ेगा। कुछ बेहतर होते जा रहे थे इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, मेजर कंट्रीज जो हैं यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह। दूसरी तरफ इजराइल को ज्यादा आशंका नॉर्थ से थी, हिजबुल्लाह से थी अटैक की, जो कि लेबनान की साइड से, और उनका फोकस, उनका ध्यान शायद उस तरफ ज्यादा केंद्रित था। और जबकि हुआ जो है वो हमास से साउथ की तरफ हुआ है। बहरहाल जो भी हो, ये 50 साल के बाद ये दोबारा हुआ है। ठीक 50 साल पहले यौम किपुर वॉर जो हुई थी वो 6 अक्टूबर को हुई थी, वो भी एक सैटरडे था। सैटरडे, ये भी सैटरडे है। सैटरडे की महत्ता इसलिए है कि सैटरडे ज्यूज के लिए इजराइल में
शबात का दिन होता है, जैसे क्रिश्चियंस के लिए संडे होता है। तो वो एक होली फेस्टिवल के दिन उन्होंने उस दिन भी फेस्टिवल था, अब भी फेस्टिवल था, फेस्टिवल के दिन अटैक किया है। लैंड, सी और एयर के माध्यम से आए हैं। पहले जब भी आए हैं, मैं अंत ये कह के करना चाहूंगा कि पहले जब भी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में झड़पें और झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो इस तरीके के नहीं हुए। मिसाइल दागे गए हैं, बंदी बनाए गए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन टेरिटरी पार करके लैंड, सी और एयर के माध्यम से वो अंदर घुस आए हैं